दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका भारत एक मौज में। आपको इसी बात से पता चल जाता होगा कि मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं एक ओपनिंग वो लंबी जो करता था ना, बोरिंग वाली, वो अब नहीं करता हूं। तो आइए देखते हैं सीधा इस बार का भारत एक मौज। दोस्तों, गए वो जमाने जब चुनावों से पहले नेता आपके पास वादे ले लेके आते थे, अलबत्त झूठे वादे ही होते थे। वादे लेके आते थे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा, महंगाई कम कर देंगे, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में के लिए हम कुछ स्कूल कॉलेज बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे आपकी सेहत के लिए, और राशन पानी का कुछ इंतजाम हो जाएगा, रोज़गार का कुछ इंतजाम हो जाएगा। वो दिन अब गए। अब इलेक्शन से पहले सबको ये शौक होता है कि वो किस तरीके से आपको दिखाएं कि वो ज़्यादा अच्छे हिंदू हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कभी पहले हिंदू इतना इनसिक्योर नहीं हुआ जितना आज एक हिंदू पार्टी के सत्ता में 7 साल में, जितना हिंदू को ये बताया गया है कि तू खतरे में है, तू खतरे में, तू खतरे में, और हम तेरे को खतरे से निकालेंगे। तो आप अब नेताओं से ये वादे उम्मीद करना छोड़ दें कि वो आपको कुछ डेवलपमेंट की कोई बात है। वो तो खिला दी आपको, पहले डेवलपमेंट की गोली आपको पहले खिला दी गई है, और उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको कुछ और खिलाया जा रहा है। उसमें खिलाया जा रहा है कि आपको हिंदू 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 हिंदू, मतलब जो 7 कोर्स 8 कोर्स जितनी भी मील है, उसमें सिर्फ हिंदू 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 आपको खिलाया जा रहा है। इसी बैंड वैगन में नया हिंदू बनने के लिए शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है पिछले कुछ टाइम से कि वो साबित करें कि वो भी हिंदू हैं। हालांकि साबित करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हिंदू इतना इनसिक्योर कब से होने लग गया यार कि उसको साबित करना पड़ेगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1-2 साल से ये मुहिम लगा रखी है कि यहाँ गए तो वहाँ साबित कर दिया कि वो हिंदू हैं, वहाँ गए तो वहाँ साबित कर दिया वो हिंदू हैं। अब उन्होंने यूपी चुनाव से पहले, मतलब उन्होंने ये बोला है कि हम उत्तराखंड को जो है ना, दुनिया भर के देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, मतलब स्पिरिचुअल कैपिटल बनाएंगे। या स्पिरिचुअल गुरुज की कमी थी क्या हमारे देश में? दाढ़ी वाले कितने सारे घूम रहे हैं, मतलब गुरु की बात करो, पॉलिटिशियन की नहीं, गलत मत समझ लेना, वो भी स्पिरिचुअल है वैसे भी, जो दाढ़ी वाले पॉलिटिशियन है। बहरहाल इतने सारे घूम रहे हैं हमारे यहाँ स्पिरिचुअल गुरु। आपको स्पिरिचुअल कैपिटल भी चाहिए। एक ने तो बेचारे ने बाहर जाके आइलैंड भी बना लिया, कैलासा करके। लेकिन इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को हम स्पिरिचुअल कैपिटल बनाएंगे दुनिया भर के हिंदुओं की। कैसे भैया, आप कैसे बना सकते हो? आप कौन हो कि जिसने सडनली एक प्लॉट लिया और वहां पे बना दिया? ऐसे तो मैं बोल दूं यार मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा है, मैंने हिंदुओं की स्पिरिचुअल कैपिटल यहाँ पे बना दी, तो क्या सारे लोग आ जाएंगे, मान जाएंगे इसके लिए? आप राजनेता हो, चुनाव लड़ो, मुद्दों पर चुनाव लड़ो। अब हिंदुस्तान में यह होगा कि धर्म के प्रॉमिस करके लोग, आपको पता है ना, मंदिर प्रॉमिस करके 25 साल तो आपका बेवकूफ बच चुका है। और अभी भी मंदिर वैसे बना नहीं है बाय द वे, मतलब उसका शिलान्यास होगा, कुछ होगा, फिर उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर कुछ होगा। अब आप 25 साल और इन्हीं चक्रों में लगाओगे, आपके बच्चों का फ्यूचर तो हो गया है। उनको भूल जाओ अब इंजीनियर, मेडिकल और कोई पायलट शायलट बनाने का। उनको अब आप ये हिंदुत्व की घुट्टी पिलाते रहो, क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस आपको इस बात पे वोट मांग रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे हिंदू हैं, हमें वोट दो। दोस्तों, भारत एक मौज हो, मौज की बात करूं और उत्तर प्रदेश की बात ना करूं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश दुनिया का ऐसा महानतम प्रदेश है कि यहाँ पे जो कुछ होता है, अगर उसके लिए देखने के लिए टिकट लगने लग जाए ना, तो समझ लो कि जैसे हिंदुस्तान से और दुनिया भर से लोग डिज्नीलैंड देखने जाते हैं ना, वैसे दुनिया भर से लोग यूपी देखने के लिए आएंगे। इतनी शानदार जगह है। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर आपको पता ही है कि योगी जी के नेतृत्व में कितना सही हो चुका है। इतना सही हो चुका है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए मॉडल बन चुका है। बार बार प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि, और होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि यूपी जो है पूरे देश के लिए मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए। और जहां तक बात आती है विमेंस राइट की, मतलब औरतों की सिक्योरिटी की, उनकी सुरक्षा की, उनके राइट्स की, उनके अपलिफ्टमेंट की, उनके एम्पावरमेंट की, उसमें तो उत्तर प्रदेश का कोई जवाब ही नहीं है। इतनी इतनी इनोवेटिव स्कीम्स वो लेके आते हैं औरतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनका मानना बिल्कुल बेसिक है, और बहुत ही बेसिक लेवल पे देखा जाए आप तो, कि औरतों को ना अंदर बंद करके रखो, निकलने ही मत दो। ना रहेगा, 5 ना बजेगी, 5 से जब वो बाहर ही नहीं निकलेंगी तो कहाँ से कोई उनके साथ कोई अपराध या कोई बदतमीजी हो जाएगी। तो ये अब कुछ लोग जो सिनिकल लोग हैं वो बोलेंगे तालिबान भी तो यही करता है। अरे भाई, तालिबान यहाँ नहीं है, तालिबान अफगानिस्तान में, ये इंडिया है, इंडिया में तालिबान नहीं हो सकता है। हाँ, और 1-2 चीजें मिलती होंगी, लेकिन ठीक है, कट देम सम रोप यार, थोड़ा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुरू में औरतों को बंद रखने के लिए उन्होंने किया एंटी रोमियो स्क्वाड। दुनिया में आपने कहीं नहीं सुना होगा इतना इनोवेटिव तरीका औरतों की सुरक्षा के लिए। एंटी रोमियो स्क्वाड बनी थी यूपी में।
हैं। कभी फिर बीच में बोलने लगे कि भाई औरतों को जो है ना मोबाइल फ़ोन लड़कियों को नहीं देना चाहिए उनके माँ बाप को, क्योंकि मोबाइल फ़ोन रखने से लड़कियां जो है भाग जाती हैं लड़कों के साथ। ऐसे नहीं लड़कियां अकेली भागती हैं, लड़कों के साथ भागती हैं। तो लड़कों का तो ठीक है, उनका जो होता रहेगा जो होना है, लेकिन ये इस तरह की स्कीम यूपी में आती रही है। अभी लेटेस्ट उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में 4000 पेड़ लगाए फॉर विमेन अपलिफ्टमेंट। तो अपलिफ्टमेंट का इन 4000 पेड़ से क्या ताल्लुक है? हो सकता है इसकी छांव कुछ ऐसी हो जिसमें कुछ स्पिरिचुअल कुछ एनर्जी हो, जिससे ये लड़कियां मतलब हवा में उड़ने लग जाएं, मतलब आपको पालती मार के देखें कि हवा में एलिवेटेड है, तो उनका अपलिफ्टमेंट तो हो ही गया ना। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। बाकी इन पेड़ों का औरतों के अपलिफ्टमेंट से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा काम आप भी फाइंड आउट कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, पता कीजिए कि कैसे पेड़ लगाने से यूपी के अंदर औरतों का अपलिफ्टमेंट हो जाता है। बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान, बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+, कैसे होगा? 300+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। इसको समझने में देर लगेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों, नए भारत और नए सुपर पावर भारत की एक और शानदार खबर आपको पता चली गई होगी कि एलपीजी गैस जो है 25 रुपए और महंगी हो गई है। जी हाँ, 25 रुपए और महंगी हो गई है। चले थे सस्ती करने और महंगी पे महंगी करते चले जा रहे हैं। तो अब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों के 25-25 बच्चे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कैसे, पहले तो कहाँ है वो 25 बच्चे, कौन है जिसके हैं, और अगर किसी के होंगे भी तो बेचारा उनको रोटी पानी कैसे खिला रहा होगा। 25 रुपए और महंगी कर दी एलपीजी गैस, अब सिलेंडर 900 रुपए के आसपास हो गया है, तो कैसे 25 लोगों को रोटी खिलाएगा वो बंदा। खैर बहरहाल जो भी है, ये जब पहले पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में जब थोड़े भी पेट्रोल डीजल या गैस के दाम बढ़ते थे, पेट्रोल डीजल का तो आपको पता ही कहाँ माहौल पहुंच चुका है, गैस की बात करते हैं, थोड़े भी गैस के दाम बढ़ते थे तो एक बहुत ही एक शानदार संस्कारी तस्वीर आपको देखने को मिलती थी कि हमारी प्यारी स्मृति ईरानी जी, सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी जी, वो मतलब वहाँ पे सिलेंडर के साथ बैठ के बहुत अच्छा एक्टिंग आडंबर करती थी, वहाँ पे रोना धोना, और सिलेंडर वहाँ पे रखा हुआ है कि इतने पैसे के कैसे बढ़ गए। उन्होंने बड़ा बहुत मतलब इस तरीके से आंदोलन किया वहाँ पे कि जनता का दिल पसंद गया, और उन्होंने सोचा कि भाई बात सही कह रही है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है एकता कपूर के सीरियल में, तो यहाँ भी अच्छी कर रही हैं ये, तो बात बिल्कुल सही कह रही है। उन्होंने सरकार ही बदल दी लोगों ने। अब जब गैस सिलेंडर का दाम 25 रुपए और बढ़ गया है तो स्मृति ईरानी किसी और वजह से न्यूज में है। न्यूज में ये चल रहा है, न्यूज में क्या मतलब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि हो सकता है न्यूज में भी चल रहा होगा, न्यूज भी तो यही ढूंढता रहता है कि स्मृति ईरानी ने वेट लॉस कर लिया है और वो बहुत ही स्लिम हो गई हैं, और उनकी फोटो चल रही है, उसकी तारीफें हो रही हैं। अच्छी बात है जी, अगर आप खुश हैं वेट लॉस करके तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो कोई इसमें दोनों वेटों में कोई आपत्ति थी नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये बोलो कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत करके ये वेट कम कर लिया, या कुछ और स्पेशल डाइट ली है, या कुछ कीटो पीटो आजकल क्या क्या चलता है वो करके वेट कम किया है, ऐसा नहीं है। गैस 25 रुपए महंगी हो गई है तो एक टाइम का खाना खाना बंद कर दिया है इन्होंने, ये भी तो वजह हो सकती है। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो कोहराम मचा हुआ है उससे आप अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, आपको खूब खबरें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही है, और आजकल तो सोशल मीडिया है जो ऐसे ऐसे वीडियोस दिखा देता है जो न्यूज़ में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ है वो एक अलग कहानी है, उसके लिए अलग प्रोग्राम होगा, अलग मुद्दा होगा। यह है भारत एक मौज। अफगानिस्तान का जो तालिबान ने टेक ओवर किया उसकी वजह से इंडिया में क्या क्या हुआ, कुछ लोग जो है ना कुकुर मुत्ते की तरह निकल के बाहर आ गए और अपनी अपनी ओपिनियन देने लग गए उसके बारे में। कुछ लोगों ने कहा कि तालिबान अब सुधर गया है। तालिबान सुधर सकता है क्या यार, मतलब कि कोई बात हुई कि गुड तालिबान कुछ होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देयर तालिबान इज नॉट अ कोलेस्ट्रॉल कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, वो तालिबान है, वो सुधरेगा नहीं है, और उनका यही काम है। हाँ, ये बात अलग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, मतलब कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एप्पल्स एंड व्हाटएवर, रॉन्ग कंपैरिजन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ठीक है। अब ये बात आप मत लेके आओ कि हमारे यहाँ नहीं होती, उनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर आप लड़ाई करवाओगे खामा, ये बात हमें नहीं करनी है, हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। बहरहाल, लेकिन तालिबान के आने से कुछ जो कुकुर मुत्ते यहाँ पे निकल के आने लगे, जिसमें से एक है सोहेल सेठ। ये सोहेल सेठ चीज क्या है, ये करता क्या है, ये कौन आदमी है, इसका क्या वजूद है, इसकी क्या शख्सियत है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, मतलब क्या इसकी तालीम है, क्या इसका पैठ है किसी चीज में कि जो हर चीज पे जो है मतलब अपने बेवकूफ का मुजाहरा करने के लिए आ जाता है।
मलाला यूसुफजाई जी, आपको पता होगा वो बच्ची जिसको तालिबान ने स्कूल में पढ़ने के लिए गोली मारी थी पाकिस्तान में, जिसको नोबेल प्राइज भी जाके मिला, उसको जाके सुहेल सेठ उसको पूछ रहा है कि मलाला ने कुछ बोला क्या है। इट्स लाइक कि मेरे स्कूल का जो मॉरल साइंस का टीचर है वो जाके वर्नर हाइजेनबर्ग के बारे में या रिचर्ड फेनमैन के बारे में बोले क्या, ये सूर्य ग्रहण के बारे में रिचर्ड फेनमैन ने कुछ बोला क्या। मतलब कौन है तू यार, कौन वो कौन ये है कि मलाला ने कुछ बोला क्या। मलाला ने गोली खाई है भाई बोलते हुए इनके खिलाफ, जब वो छोटी थी। तुम हो कौन उनसे सवाल पूछने वाले, तुमने क्या किया है। मतलब तफरी लेनी है खाम का, वही बंदर के हाथ में उस तरह का एक और एग्जांपल देता है। गोयल साहब है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है शायद हरियाणा से, हैं, उन्होंने अपने पे ग्रेड से ऊपर बात कर दी। उन्होंने मतलब जो है मलाला ने कोई ट्वीट किया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर मैं बहुत कंसर्न हूं, और तो उसने लिख दिया था आप कंसर्न ही रहते हो, आप कुछ करते भी हो, हैं। मतलब गोयल को शायद ये भी नहीं पता कि मलाला यूसुफजाई है कौन है। ये गोयल साहब वही हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर बायो में लिखा था मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा के जाऊंगा, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लोगों ने अपने फोन करना शुरू कर दिया, सुबह 4 बजे जगा देना, जॉगिंग पे जाना है। तो ये वो गोयल साहब हैं, और ये मलाला यूसुफजाई को बोल रहे हैं कि आप सिर्फ सोचते हो या कुछ करते भी हो। तो नीचे से किसी अमेरिकन ने आके उसको स्कूलिंग कर दी उसकी कि भैया ये वही लड़की है जिसने इतनी कम उम्र में तालिबान से बोलने के खिलाफ तालिबान के खिलाफ बोलने की वजह से उनसे गोली खाई है। तो ये वैसे जो डरपोक आदमी खासतौर पे करते हैं जिनको ज्ञान कुछ नहीं होता है लेकिन बकवास करने की आदत होती है, अपनी पूछ दवा के फिर से बोलता नहीं मैडम मैं तो बस खाली ये बोला था आप तालिबान के औरतों और बच्चों के बारे में भी चिंता कर सकती हो। ये उसका ट्वीट है, आपको कहीं मिले तो देखें, आपको पता चल जाएगा। तो वो ये सोशल मीडिया हिंदुस्तान में ना बंदर के हाथ में उस तरह है, बैठ बैठ के अपनी चांद मूंड लेता है। यार अगर तुम्हें पता नहीं है सुहेल सेठ और गोयल साहब, तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा दुनिया को देख लो, जान लो, उसके बाद अपनी पब्लिक में बेइज्जती कराओ ना यार। बिना कुछ जाने आप बोल देते हो यार, फिर आप तो बाद में पूछ अपनी टांगों के बीच में रख के भगते हो और बोलते नहीं मैं तो ये कह रहा था। दोस्तों अभी पिछले हफ्ते जो है इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था। 15 अगस्त को लाल किले पे जाके प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और कैसे कंटेनर वंटेनर वहां पे लगे थे वो सब आपने देखा ही होगा। प्रधानमंत्री के भाषण की खास बात थी कि 3 साल से वो एक ही वादा करे जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और वहां पे छाती में अपने सीना ठोकते हैं कि भैया मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे दिया है। और आपको पता ही है ये रकम भी उतनी है, प्रोजेक्ट भी सेम बताते हैं, वो बस उसका नाम चेंज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और हम सब ताली बजा बजा के वहाँ से आ जाते हैं। तो भैया वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो रहा है, एक बार उसकी थोड़ी झलक ही दे दें। कि इतने मन की बात करते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ थोड़ा बता दो देना अपने अचीवमेंट्स के बारे में कि भाई ये जो सॉलिड अचीवमेंट करके दिखाया कि हमने। फिर उन्होंने ये भी एक शगुफा छोड़ा था कि 14 अगस्त को आना हम पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे के नाम से याद रखेंगे कि बहुत सारे लोग उसमें भाई बहन हमारे मारे गए थे। इसके पीछे उनका मकसद क्या है मुझे समझ में नहीं आया कि पार्टीशन एक बहुत ही दर्दनाक रियलिटी है, बहुत सारे लोग उससे गुजरे हैं और उनको उस दिन को रिमेंबर अगर करना है तो इसलिए रिमेंबर करना चाहिए कि नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। पोलैंड में जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप है बर्कनाउ ऑश्विट्ज में, उसके बाहर लिखा हुआ है कि नेवर अगेन, ताकि इसको याद रखो, ताकि ये दोबारा कभी ना हो। प्रधानमंत्री अगर अपनी स्टेटमेंट को एलेबोरेट कर देते कि मैं इसलिए याद करने को बोल रहा हूं ताकि दोबारा कभी भी हमारे रहते हमारे जीते जी ये हादसा कभी दोबारा ना हो। अब उसको तो कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन तो करा नहीं है। बहरहाल इंटरप्रिटेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्रधानमंत्री ने ये बोला था, ये था इस बार का भारत एक मौज, और अगली मौजों में आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर से मिलूंगा। तब तक कान खड़े रखिए, आंख खुली रखिए, मीडिया में जो दिखा रहे हैं, टेलीविजन में जो दिखा रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, खुद अपने पत्रकार बनिए, नफरत के शिकार मत बनिए और देखते रहिए भारत एक मौज। जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज न आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट न आए भारत